मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, सोशल मीडिया पर भी होगी चुनावी जंग। दोनों प्रमुख पार्टियों ने बनाई रणनीति। कांग्रेस नेता फेसबुक, ट्विटर पर हुए एक्टिव। भाजपा बताएगी राज्य सरकार की योजनाएं। लाभ लेने वाले 25,000 हितग्राहियों के भाजपा बनाएगी वीडियो। चुनावी सक्रियता के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा बदली सी नजर आ रही है। फेसबुक और ट्विटर और सोशल प्लेटफॉर्म पर नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस में कमलनाथ ही सर्वमान्य नेता हैं। नवगठित मीडिया विभाग ने सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाई है, तो साथ ही कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के काम को जनता के बीच ले जाया जाएगा। वहीं भाजपा शिवराज सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वाले हितग्राहियों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करेगी। ये वीडियो चुनाव की कैंपेनिंग का हिस्सा होंगे। ये फैसला प्रदेश भाजपा की निकाय चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। जनता तक जो जनता के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके जन विरोधी मुद्दे हैं वो जनता तक ले जाने का काम हम सोशल मीडिया के माध्यम से और जन जन तक जाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से चुनाव की तैयारियां हमारी यहाँ जारी है। हमारा काम सदैव सोशल मीडिया के माध्यम से समाज हित के लिए काम करना, विकास के लिए काम करना। कांग्रेस सोशल मीडिया काम हमेशा समाज तोड़ने के लिए, राष्ट्र के विघटन के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपना करके जनता का ध्यान भटकाने का उनका जो प्रयास होता है वो सफल भी नहीं होते। हम अपनी विकास की योजना को लेकर के, अपने विचार को लेकर के हमारा प्रयास होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सारी जन कल्याण के कार्यक्रम नीचे जाएं, हमारी विचारधारा नीचे पहुँचे। इसलिए हम सोशल मीडिया का प्रयोग अपने संगठन के हित में और जनहित में करते हैं। घर घर दस्तक देने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बूथ स्तर तक प्रचार किया जाएगा। बूथ को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर के साथ वर्चुअली भी तैयार किया गया है। जाहिर है इन चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमर कस के तैयार हैं। अब इस प्रयोग का असर कितना होगा ये चुनाव में नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम सोशल चुनाव की जंग किस तरह से है इस पर चर्चा करेंगे। वैसे चुनाव तो हमेशा से सोशल ही होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी चुनाव बहुत केंद्रित हो चुके हैं। तमाम चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो क्या सोशल मीडिया पर अब होगी चुनावी जंग? कांग्रेस बीजेपी किस पार्टी का रहेगा पलड़ा भारी? क्या बूथ के साथ यूथ को टारगेट कर पाएंगे सियासी दल? क्या समय के साथ बदल रहा है चुनाव लड़ने का पैटर्न? ये वो तमाम विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी मध्य प्रदेश में ये दोनों प्रमुख पार्टियां हैं। दोनों ही पार्टियों के अगर हम ट्विटर पे फॉलोअर्स की बात करें तो वो 1 मिलियन प्लस हैं। यानी कांग्रेस के भी 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं और बीजेपी के भी 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। नेशनल लेवल पर भी हम देखते हैं कि तमाम नेता और पार्टी अपनी बात को ट्विटर हैंडल या फिर फेसबुक के जरिए जनता के सामने रखती है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव हो या राहुल गांधी के लाइव, जनता सीधे अपने नेता से कनेक्ट होती है। लेकिन इसके जरिए मध्य प्रदेश में क्या कुछ दोनों पार्टियां करने जा रही हैं, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराता हूं। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आनंद जाट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और संदीप पौराणिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत आशीष अग्रवाल जी आपसे। सोशल मीडिया में, और ये बात मैं नहीं, मीडिया नहीं कह रही, इस बात को एनालिसिस करने वाले उन लोगों ने भी कहा कि वाकई में सोशल मीडिया का जिस तरह से आप लोगों ने उपयोग किया साल 2014 से, उसके बाद तमाम पार्टियां भी
कह सकते हैं कि पीछे 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 चली आई। और अब तो मध्य प्रदेश में एक समय कांग्रेस के ट्विटर पर फॉलोअर्स आपकी पार्टी से थोड़े से ज्यादा हुआ करते थे, हालांकि अब आप लोग भी 1 मिलियन की श्रेणी में आ गए हैं। क्या सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़ना बड़ा ही आसान होता है? देखिए, 2 विषय हैं। ये तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है कि सोशल मीडिया कितना सशक्त माध्यम है या नहीं है। इसकी महिमा हम सब ने देखी है और निश्चित ही अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को, जनता से जो आपने वादे किए उनको कितना पूरा किया, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए एक बेहद ही कारगर ये माध्यम है। पर भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सबसे ज्यादा मजबूती मानती है वो बूथ प्रबंधन पे मानती है, बूथ समिति पे मानती है। तो हमारी बूथ समिति पहले जितनी मजबूत होती थी आज उससे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हम उन सब का डिजिटलाइजेशन करते, उनका वेरिफिकेशन करते आए और यहाँ पर हम सोशल मीडिया पर भी सशक्त हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो जमीन से गायब हो रही है, जो कार्यकर्ता के अभाव में खत्म होती जा रही है और अब सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर ही नजर आती है। ये दोनों में अंतर है। अब सोशल मीडिया अगर एक माध्यम है तो उस पे पहुंचाएंगे क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं की, जिससे जीवन बदला जनता का, उसकी एक लंबी फेहरिस्त है। चाहे वो केंद्र की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, स्वच्छता योजना जैसी, या माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही लाडली लक्ष्मी से लेकर संबल योजना तक। अब कांग्रेस ट्विटर पे है तो पर क्या ले जाएगी? कांग्रेस क्या 15 महीने की वो वादा खिलाफी ले जाएगी जब एक किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ, या एक बेरोजगार को 4000 रुपए भत्ता नहीं मिला, ये लेके जाएगी? तो ऐसे में वो जो प्रयास करते हैं वो कुत्सित प्रयास होते हैं, वो देश को तोड़ने वाले होते हैं, वो जनता को भ्रमित करने वाले होते हैं। ये दोनों की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में अंतर है। ठीक है, बड़ी अच्छे से आपने बताया। हालांकि एक समय जब अमित शाह आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस बात को जरूर कहा था कि ट्विटर पर एटलीस्ट एक हैंडल जरूर बनाइए और जनता को जरूर जोड़िए, क्योंकि कई सांसदों के 50-55 फॉलोअर्स थे। आनंद जाट साहब, अगर हम अग्रवाल जी को सुने, बीजेपी को सुने, तो वो तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी कहती है बड़े मजबूती के साथ कि आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। चर्चा जब भी शुरू होती है कांग्रेस पार्टी से या कमलनाथ जी से जब भी सवाल किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। देखिए, या तो आशीष अग्रवाल जी झूठ बोल रहे हैं या उनके जो मुरलीधर राव साहब हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोगों से सीखिए, कांग्रेस सोशल मीडिया पर बीजेपी से आगे क्यों है। फिर दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जो सोशल मीडिया है उसकी जो कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है वो मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या यूथ कांग्रेस हो या NSUI, जो ये 3 मुख्य संगठन हैं, ये आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट हैं और बूथ स्तर पर इनका सोशल मीडिया का भी संगठन कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है, जो मध्य प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। और इसके साथ ही जो यूथ कांग्रेस ने एक बूथ पर 5 युवा का जो संगठन खड़ा किया है, उससे इसको एसोसिएटेड कर दिया है। इसके अलावा एक आउटरीच 100 करके कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया के लिए चलाया है, जिसमें समाज के इन्फ्लुएंसर यानी कि प्रभावशाली लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। लगातार इस पर काम हो रहा है। अब ये तो रही कांग्रेस की बात। अब मैं दूसरी बात जो मेरे मित्र ने चिकनी चुपड़ी झूठ के साथ लपेटकर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी 15 महीने की सरकार से ज्यादा समय हो गया है। मैं आज आशीष जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो 2018 में दृष्टि पत्र जारी किया था उसके 4 वादे उन्हें याद हैं क्या? वो बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में हमने 27 लाख किसानों का लगभग 11,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है, और उसमें आपकी ही पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके रिश्तेदारों के कर्ज माफ हुए हैं। नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि हमने जो 300 रुपए की पेंशन जो गरीबों का बेटा बनने की होड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगाते, उन्होंने 300 रुपए की पेंशन दी अपने माता पिताओं को, लेकिन हमने उसको बढ़ाकर 600 किया और उसके बाद उसे 1000 करने वाले थे। नहीं, अभी शुद्ध के लिए युद्ध की बात भी करना है, मिलावट के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ युद्ध भी हमने लड़े। तो राम वन गमन पथ की योजना
योजना हमारी योजना आदरणीय कमलनाथ जी की योजना थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी योजना है महाकालेश्वर ओंकारेश्वर की जो सर्किट विस्तार की योजना है वो कमलनाथ जी की सोच है। 18 सालों में बीजेपी नहीं सोच पाई। कांग्रेस के पास बताने के लिए बहुत कुछ है आनंद जाट साहब। हालांकि आप लोग कहते तो हैं कि कर्ज माफी की और आपके बड़े बड़े नेता पहुंचे भी थे जी उस समय जी, लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं मानती। पौराणिक नहीं मानती। विधानसभा में कमल पटेल जी ने, या तो कमल पटेल जी झूठ बोल रहे हैं, मेरे काबिल दोस्त आशीष अग्रवाल झूठ बोल रहे हैं, कमल पटेल जी ने स्वीकार किया है ये। ठीक है पौराणिक साहब का हम रुख करते हैं, फिर अग्रवाल जी से भी चर्चा करेंगे। संदीप पौराणिक जी, सर मेरा सवाल ये है कि जैसा कि हमने हमारे सवालों में भी जिक्र किया कि चुनाव लड़ने का पैटर्न अब क्या बदल गया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने 65,000 से ज्यादा जो इनके बूथ हैं उसका डिजिटाइजेशन किया, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बहुत प्रमुखता से बताया था कि हम लोग आगामी समय को लेकर चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो कोविड का समय हो जब प्रत्यक्ष नेता नहीं पहुंच पा रहे थे, तो ये जो परिवर्तन है इसका असर क्या होता है अगर हम जनमानस के तौर पर देखें, जनता के तौर पर और एक पार्टी के तौर पर भी? विवेक जी, आपने बात बिल्कुल सही कही कि पिछले एक दशक में चुनाव लड़ने का तौर तरीका बदला है। हमें याद है कि पहले पैम्पलेट बांटे जाते थे, पोस्टर चस्पा किए जाते थे, लाउड स्पीकर से प्रचार होता था। ये मास के लिए होता था। आप ये मान के चलिए, जब भी कोई पोस्टर लगता था तो लोग उसे देखते थे, पढ़ते थे चीजें। अब जो सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश है, मेरा ये मानना है कि ये प्रभावकारी ज्यादा है, ये ज्यादा असर भी करता है, लेकिन ये मतदाता को बहस करने का मौका नहीं देता। ये इस तरफा चलता है, ठीक है, ट्वीट पे आप अपना रिप्लाई कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो व्यक्ति तक सीमित रह जाता है। लेकिन जो पहले दौर हुआ करता था, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें नेता को अपनी बात पहुंचाना बहुत आसान था, लोगों को कन्विंस करना आसान हुआ करता था। सोशल मीडिया युग का मीडिया है, प्रभावकारी है, इसे मैं मानता हूँ। और ये इस मीडिया ने नेताओं को खासकर सुविधाजनक बना दिया है, सुविधा भोगी भी कह सकते हैं हम इसे। उन्होंने अपना ट्वीट कर दिया, आप बात कह, यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाया, डाल दिया, तो नेताओं का काम कम हो गया है, ऐसा लगता है, और जनता के सवाल कम हो गए हैं। और जहां तक आपने कहा कि दौर बदल रहा है, चुनाव जरूरत है, आज का जो युवा है वो पूरी तरह मोबाइल पर केंद्रित हो गया है। सोशल मीडिया पर आप अपनी बात उस युवा तक पहुंचा सकते हैं। आप ये मत मानिए कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। बिल्कुल, आप एक ऐसा वर्ग गांव में जाके देखेंगे जो पूरे समय यूट्यूब देखता है, तो पार्टी को ये लगता है कि वो अपनी बात सीधे तौर पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया अकेले माध्यम से चुनाव जीते जा सकते हैं? मुझे लगता है ये कहना सही नहीं। बिल्कुल, राजनीतिक दलों को वो भी माध्यम अपनाने पड़ेंगे जो पुराने माध्यम रहे थे, नहीं तो एक तरफा कम्युनिकेशन ज्यादा होगा। मुझे ऐसा लगता है ट्विटर पे लोग, वही मैं कह रहा हूं, जवाब भी देते हैं, फेसबुक की बात कर सकते हैं, लेकिन उस तरह का डिस्कशन, उस तरह की बहस चौपालों पर अब कम हो गई है इस सोशल मीडिया के चलते। बिल्कुल, और इसे हम थोड़ा बदलाव भी कह सकते हैं कि साल 2022 या आने वाले समय में इस तरह से हम चुनाव को होता हुआ देख रहे हैं, देखेंगे। अग्रवाल साहब, जो बात आनंद जाट जी का कहना है कि हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई, वो तो कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बात को कहते हैं कि बीजेपी के लोग भी लाभान्वित हुए, लेकिन आप लोग नहीं मानते। आप लोग कहते हैं नहीं साहब, किसी किसान का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मेरे काबिल मित्र ने अपने संगठन का गुणगान किया, कमलनाथ जी के नेतृत्व का गुणगान किया। तो अभी कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि अब तो सुधर जाओ, नहीं तो 2023 में समाप्त हो जाओगे। अभी कमलनाथ जी कुछ समय मंच पे ये कहते पाए गए थे कि हमें बीजेपी के संगठन से डर लगता है, तो ये अपने आप में पर्याप्त है। बाकी उनका काम है, वो कर रहे हैं आनंद जी। दूसरा विषय, एक बेरोजगार मैं चुनौती देता हूं जिसको 4,000 रुपए का भत्ता मिला हो, एक किसान जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ, इस डिबेट नहीं, अगली डिबेट तक की चुनौती आनंद जी संभाल के रखिएगा। इस डिबेट नहीं, मैं 2018 के दृष्टिपत्र के 4 वादे बता दीजिए। आनंद जाट साहब सुन लेते हैं, उनकी बात सुनिए। देखिए, मेरे दावे आपके प्रति दावे, ये बड़ा सहज है लोकतंत्र में, पर
परीक्षार्थी की परीक्षा की तैयारी कितनी अच्छी थी ये परीक्षक तय करेगा। तो जनता ने 2020 में 28 उपचुनावों में 2/3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। यानी कि आपके वादा खिलाफी पे मोहर लगाई थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाया था। उसके बाद भी उपचुनाव हुए, खंडवा हुआ, और ये 3-4 जो उपचुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली। तो ये दिखाता है कि जनता ने लगातार आपके दावों को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी चुनाव पूर्व के जो वादे थे उनको स्वीकारा है। अगली बात, आपने कहा कि आपने बहुत काम किया शुद्ध के खिलाफ युद्ध। अरे आपके मंत्री थे, खिलाफ नहीं, शुद्ध के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध। सुन लीजिए ना, तो एक अशुद्ध और माफिया आपकी पार्टी में ही बैठे थे। उमंग सिंगार कहते थे कि दिग्विजय सिंह रेत माफिया है, शराब माफिया है, ब्लैकमेलर है। आपका मंत्री आपके नेता को माफिया ब्लैकमेलर कह रहा है और आपने उसके खिलाफ अभियान छेड़ा नहीं और दुनिया में ढिंढोरा बजा दिया। उससे क्या होता आनंद जी? ये कहीं ना कहीं वो सवाल है आनंद जी। जी आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट में बटी हुई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान समय में पत्थरबाजी करती हुई शराब की दुकानों पर घूम रही है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है और उन 16 के 16 में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो आज मध्य प्रदेश में लगभग हर कस्बे में जल संकट है। आज ही मध्य प्रदेश के एक प्रमुख अखबार ने खंडवा की एक तस्वीर छापी है। 2 दिन पहले हमने डिंडौरी में आदिवासी क्षेत्र में कुएं से पानी भरते हुए महिलाओं की तस्वीर। तो ये तस्वीरें और ये जो वीडियोस हैं, ये चिंघाड़ कर कह रहे हैं कि 18 साल का जो प्रशासन है, ये बेहतरीन सवाल है। और इस पर मैं अब बात करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि जब 1994-95 में और 27% संवैधानिक तौर पर हमने पंचायत राज लाए तो आरक्षण हमने दिया। 2003 में 27% आरक्षण हमने करने की कोशिश की। जो मास्टरमाइंड थे, विवेक तनखा जो मास्टरमाइंड थे, उनको आपने राज्यसभा पहुंचा के आपने उनको इनाम दे दिया। परेशान हो रहे हैं, आप बीच में रोक रहे थे, मैंने रोका अभी। नहीं, बढ़िया कीजिए, आप बोलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 18 साल इन्होंने मुख्यमंत्री दिए। पहले उमा भारती जी की बेइज्जती की, फिर बाबूलाल गौर जी की मुख्यमंत्री। लेकिन आज 18 सालों में एक काम बता दीजिए जो पिछड़ा वर्ग के हित में किया। एक काम, केवल एक काम गिना दीजिए मुझे जो पिछड़ा वर्ग के हित में किया हो। हमारे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने पिछड़ा वर्ग की स्थिति जानने के लिए रामजी महाजन आयोग बनाया। उसके बाद 27% आरक्षण जो है वो आदरणीय कमलनाथ जी ने विधानसभा के अंदर दिया और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधानसभा में विरोध किया। और अभी भी जो मध्य प्रदेश की कुल 52 जिला पंचायत है, उसमें से 19 में एक भी जिला पंचायत सदस्य जो है पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। और ऐसी 28 जिले हैं जहां जनपद पंचायत में एक भी आरक्षित सीट नहीं है पिछड़ा वर्ग के लिए। और ये आरक्षण के विरोधी हैं। ये मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव के पहले कह दिया था कि अब आरक्षण की व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। हालांकि तो ये विरोधी हैं आरक्षण। जी, उन्होंने समीक्षा शब्द का जिक्र किया था बिहार चुनाव से पहले। समीक्षा का क्या मतलब है? यही तो है। और भारतीय जनता पार्टी उसी का जश्न मना रही थी, उसी की मिठाइयां एक दूसरे को खिला रही थी। को नुकसान भी हुआ था। ठीक है, मैं संदीप पौराणिक जी का रुख करता हूं। संदीप जी, ये जो नया परिसीमन हुआ है और हमने ये भी देखा था कि पिछले बार से यदि इसकी तुलना करें, ओबीसी सीट इसकी भी अगर हम तुलना करते हैं तो वो कुछ कम हुई है। जिला पंचायत में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी कम हुई है। हालांकि शिवराज सरकार की माने तो उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले, चूंकि अभी ओबीसी पे चर्चा हो रही है इसलिए मैंने इस विषय पे आपसे सवाल किया, तो शिवराज सरकार ने इस बात को कहा था कि देखिए कांग्रेस ने तो बिल्कुल ओबीसी को 0 आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, ऐसा किया वैसा किया, हम गए, पिटीशन लगाई और फिर जाकर हमने ओबीसी को जीत दिलाई। क्या इसका माइलेज बीजेपी को मिलेगा? ये पूरी जो कवायद हमने 20 से 25 दिन पहले देखी थी। देखिए विवेक जी, आप एक मान के चलिए कि जो पिछड़ा वर्ग है, कोई भी वर्ग है, राजनीतिक दल अपनी बात को उस वर्ग तक कैसे पहुंचाता है, जी ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस तरीके से पहुंचाता है। मुझे ये लगता है कि पिछड़े वर्ग में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा तो है
उन्हें 27% आरक्षण की बात दोनों राजनीतिक दल करते रहे जी। क्या वाकई में कोर्ट में जाके इन दलों ने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है? इससे वाकिफ नहीं है वो मतदाता या पिछड़ा वर्ग। राजनीतिक दल के प्रवक्ता या नेता कुछ कह सकते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, वो कहेंगे हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज जो मतदाता है उसके दिल दिमाग में कौन बिठाएगा बात? मुझे ऐसा लगता है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेके तर्क संगत तरीके से जो भी राजनीतिक दल मतदाता तक अपनी बात कह पाएगा उसे उसका लाभ मिलेगा, दूसरे वर्ग को नुकसान हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों की ऐसी कोई रणनीति है? क्या उन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग की है? क्या उन्होंने ऐसा कोई अभियान चलाया है या सिर्फ बयानों तक सीमित है? विवेक जी, आप जमीन पर जाके देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछड़ा वर्ग है वो इस बात से जानकार हो या जानता हो किस राजनीतिक दल ने उनके हित में लड़ाई की। अभी तक मेरी जो समझ या जानकारी को जी आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं। 2019 में जब आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हाथ के पंजे की सरकार थी, उस समय हमने जो परिसीमन किया था, उस परिसीमन में हमने 27% आरक्षण जो है पिछड़ा वर्ग को दिया था। मुझे नहीं समझ आता कि उस आरक्षण को खत्म करने की क्या जरूरत थी। 2020 में जब आरक्षण किया तो वो गलत तरीके से 2014 का लागू कर दिया, और आज ये स्थिति हो गई कि 113 जिला पंचायत सदस्य होने थे मध्य प्रदेश में आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए, वो 43 रह गए हैं, और 19 जिलों में तो पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं है, और इसी तरह जनपद पंचायत में 28 जिलों में एक भी सीट नहीं है। तो ये कैसे 35% चिल्लाने वाली भाजपा आरक्षण आरक्षण कह रही है? 35% आरक्षण की बात करते हुए अचानक से 7% आरक्षण जिला पंचायत में दे दिया। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 3 कृषि कानूनों के माध्यम से देखें तो किसान विरोधी है, गांव विरोधी है और ओबीसी विरोधी है। देखिए, अभी 5 राज्यों की जो 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, तो ये जितने भी भ्रमित करने वाले विषय थे, किसान कानून वगैरह, वो सब समाप्त हो गया। आगे बढ़ने की आदत मेरे कांग्रेसी मित्रों को डालना चाहिए, बड़े अध्ययनशील मेरे साथी प्रवक्ता हैं। दूसरा विषय देखिए, विवेक जी, झूठ का एक चरित्र होता है, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो जब ये ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री हमारा नाम लेते हैं, तो ये अपनी वो पोल उजागर कर देते हैं कि आजादी के 75 सालों में से 45 साल इन्होंने शासन किया और एक मुख्यमंत्री ओबीसी का मध्य प्रदेश को नहीं दिया। जब जब बारी आई सुभाष यादव की कुर्सी छीनना हो या अरुण यादव की फसल लूट लेना हो, सदैव इनके सामंतवादी नेता आगे बढ़े। 27% आरक्षण कांग्रेस ने सदैव लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल किया। 2003 में जब दिग्विजय सिंह को मालूम था कि उनकी सरकार जाने वाली है, तब डाला। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनावों का फायदा उठाने के लिए डाला, पर उसके बाद क्या किया? विधानसभा के पटल पे 27% आबादी, 27% आरक्षण, ताकि कोर्ट में ना टिके और ये वर्ग झुंझुना पकड़ के झूलता रहे। उसके बाद 9 मार्च से लेके 17 मार्च तक कोर्ट में अपना वकील खड़ा नहीं किया। ये अपने आप में दर्शाता है। दूसरी बात, चुनावों में आरक्षण तो अलग है। कमलनाथ की सरकार तो मार्च 2020 तक रही। बताइए कौन सी नौकरी में, कौन सी शिक्षा में इन्होंने लागू किया? इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी आयोग बने पिछड़े वर्ग के लिए, कांग्रेस की सरकारें उसकी रिपोर्टों को अपनी जमीन पर रख के बैठी रही। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 27% आरक्षण पंचायत चुनावों में लागू किया तो उसके मास्टरमाइंड कौन थे? विवेक तन्खा। और उनको इनाम किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। ये सारा का सारा झूठ उजागर है। 30 सेकंड और लूंगा। मैं कहूं तो ठीक है, जनता की बात सुनिए। ऑल इंडिया ओबीसी एससी एसटी एडवोकेट एसोसिएशन, जो जबलपुर में रजिस्टर्ड है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया है। तारीख है 30/5/2022। कांग्रेस द्वारा ओबीसी एससी एसटी विरोधी मनोवादी मानसिकता वाले मध्य प्रदेश के बाहरी विवेक तन्खा को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध। यह भी विदित है कि पूर्व में दिग्विजय सरकार के समय भी महाधिवक्ता का रसपान करते रहे और इन्होंने पिछड़े वर्ग के किसी वकील को नहीं आने दिया और लगातार इन्होंने पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार किए, दुराचार किए। ये पूरा मैं पूरा पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, तो मैं नहीं कहूं तो जनता की माने, नहीं तो तथ्यों की माने, नहीं तो गाते रहे। गंभीर आरोप जी बोल सकते हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी तो है ही, लेकिन कश्मीरी पंडितों की भी विरोधी है, ब्राह्मणों की विरोधी है। ये स्पष्ट दिखता है जिस प्रकार से। देखिए, बीच में मत बोलिए, अब मत बोलिए, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, अब मत बोलिए, है ना। तो कश्मीरी पंडितों की विरोधी तो है ही, क्योंकि
जब 1989-90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी तो उसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और कश्मीर में जगमोहन जी राज्यपाल थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे और उस समय पलायन हुआ था और आज भी वही पलायन हो रहा है। और उन्हीं विवेक तनखा जो कश्मीरी पंडित सांसद है, उन विवेक तनखा जी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर आकर कर रहे हैं। देखिए इनकी वास्तविकता, इनका चरित्र उजागर होता है, इनका असली चेहरा उजागर होता है कि ये किस तरह से ओबीसी विरोधी है, किस तरह से कश्मीरी पंडितों के विरोधी है। 30 सेकंड लूंगा मैं। अंतिम प्रतिक्रिया के लिए पौराणिक साहब आपका रुख करेंगे जी। देखिए विवेक जी, बात हुई थी सोशल मीडिया की और बात आ गई पिछड़े वर्ग और कश्मीरी जी। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दलों का जो विचार है या जो वो बात करते हैं वो दिखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक ओबीसी के मामले में है, कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव में चूक तो कर गई है और उसका जवाब उसे इन नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी ने एक पिछड़े वर्ग को, एक अनुसूचित जाति उम्मीदवार को राज्यसभा भेज के कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करने की कोशिश तो की है कि हम पिछड़ों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं। अब इसका जवाब कांग्रेस को मुझे लगता है नगरीय निकाय चुनाव में देना पड़ेगा और ये सोशल मीडिया पर बिल्कुल सही बड़ा जी आने वाले समय में इसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात कही आपने। आप सभी महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे सोशल जंग की, लेकिन चर्चा खत्म होते होते ओबीसी वर्ग पर आ गई। और आए भी क्यों ना, विधानसभा से लेके देख लीजिए या निकाय चुनाव की तैयारियों तक देख लीजिए, उसके पहले भी देख लीजिए, ओबीसी वर्ग हमेशा चर्चा में बना रहा दोनों पार्टियों के लिए। और सोशल मीडिया के यूज को लेकर या फिर इसके तमाम उन दावों को लेकर जिसके लिए दोनों पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमला भी कर रही हैं, एक दूसरे को ओबीसी विरोधी भी बता रही हैं, इसका कितना असर मिलेगा पंचायत चुनाव में भी और निकाय चुनाव में भी, ये देखना अहम होगा। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।